वेलकम टू सुंदर एग्जाम क्रैकर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लोकतांत्रिक अधिकार के बारे में। ठीक है, ये चैप्टर 5 है, इस चीज को याद रखना। आप कहेंगे चैप्टर 5 है। ठीक है, चलिए चैप्टर 5 में बताया गया है लोकतांत्रिक अधिकार। ठीक है, तो इसको हम अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले बात करेंगे अधिकार क्या होते हैं। ठीक है, हम सबसे पहले जानेंगे व्हाट आर राइट्स। ठीक है, यानी अधिकार क्या होते हैं। तो अधिकार का मतलब वे सभी चीजें जो एक नागरिक को मिलनी चाहिए। ठीक है, ताकि वह इज्जत और आज़ादी से जी सके। ठीक है, यानी कि अधिकार क्या होता है। अधिकार वो चीज होती है जो एक नागरिक को मिलनी चाहिए ताकि वह इज्जत और आज़ादी से जी सके। ठीक है, ये सभी सरकार से कानूनी रूप से मांगे जा सकते हैं। यानी हम अपने अधिकार जो हैं कानूनी रूप से मांग सकते हैं सरकार से। ठीक है, लोकतंत्र अधिकार जो है आपका क्लियर हो गया होगा, इतना इसमें याद रखना। ठीक है, अब बात करते हैं क्यों जरूरी है अधिकार। ठीक है, यानी हमें अधिकार क्यों जरूरी है। तो देखो, अधिकार इसलिए जरूरी होती है ताकि सरकार जो है जनता पर अत्याचार ना करे। ठीक है, सरकार क्या है, जनता पर अत्याचार ना करे, नागरिक अपनी बात खुलकर कह सके, अल्पसंख्यकों और गरीबों की रक्षा हो सके, इसलिए हमें अधिकार की जरूरत है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप याद रखिएगा, ये 3 पॉइंट लिखिएगा जिसमें बताया गया है कि क्यों जरूरी है अधिकार। ठीक है, अब आगे बात करेंगे कि लोकतंत्र में अधिकार क्यों जरूरी है। ठीक है, अभी हमने जाना कि क्यों जरूरी है अधिकार। ठीक है, यानी अधिकार की एक बेसिक जो डिफिनेशन है मैंने समझा। ठीक है, यानी बेसिक 2-3 पॉइंट जो हमने कवर किया यहाँ पे। ठीक है, अब जानेंगे कि लोकतंत्र में अधिकार क्यों जरूरी है। तो देखो, लोकतंत्र में सरकार जनता की होती है, ये चीज आपने पढ़ा है। ठीक है, ये चीज हमने पिछली क्लास में अच्छे से जाना कि लोकतंत्र में सरकार जो होती है वो जनता की होती है। पर सरकार के पास ताकत होती है, इस चीज को याद रखना। क्या होती है, सरकार के पास ताकत होती है, क्योंकि सरकार का चुनाव हम लोग करते हैं। ठीक है, आप सभी लोग करते हैं, जनता करती है। तो जब चुनाव के बाद सरकार क्या हो जाती है, ताकतवर हो जाती है, यानी सरकार के पास ताकत होती है। उसे रोकने के लिए अधिकार जरूरी है, किसे, सरकार को रोकने के लिए। ठीक है, इसलिए कुछ अधिकार हमें दिए गए हैं, भारत के नागरिकों को दिए गए हैं। ठीक है, जिससे सरकार जो है उन पर अत्याचार ना कर सके। ठीक है, तो उसे रोकने के लिए अधिकार जरूरी हैं। ठीक है, बिना अधिकार लोकतंत्र अधूरा होता है, इस चीज को याद रखना। ठीक है, लोकतंत्र की कभी भी बात आए तो ये चीज ध्यान रखना, बिना अधिकार के लोकतंत्र क्या है, अधूरा होता है। ठीक है, जिसमें जनता का हित न शामिल हो वो लोकतंत्र नहीं होता है, और अधिकार क्या है, जनता का हित है। ठीक है, इस चीज को अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, अब बात करें हैं भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं। ठीक है, जो अपना भारतीय संविधान है उसमें मौलिक अधिकार दिए गए हैं। ठीक है, तो कितने मौलिक अधिकार हैं, तो आप कहेंगे 6 मौलिक अधिकार हैं। ठीक है, कितने मौलिक अधिकार हैं, तो आप कहेंगे 6 मौलिक अधिकार है। ठीक है, आर्टिकल 12 से 35 तक मौलिक अधिकार के बारे में बताया गया है। ठीक है, देखो ये 9th क्लास की एनसीईआरटी आपको अच्छे से पता है, तो यहाँ पर इन सभी को ज्यादा डिटेल से नहीं पढ़ना है। ठीक है, 9th क्लास के अकॉर्डिंग ही पढ़ाई करनी है और नोट्स बनाने हैं। 10th क्लास में हम और इससे डिटेल में चीजों को कवर करेंगे। 11th और 12th में एकदम बहुत अच्छे से कवर करेंगे सभी को। ठीक है, तो अभी यहाँ एक बेसिक चीजों को समझिए। तो हमने बताया कि भारत में 6 मौलिक अधिकार है। ठीक है, 12 से 35 तक। तो पहला जो अधिकार है वो क्या है, तो आप कहेंगे समानता का अधिकार है। ठीक है, क्या अधिकार है, समानता का अधिकार है। समानता का जो अधिकार है वो आर्टिकल 14 से 18 तक है, तो आप कहेंगे आर्टिकल 14 से 18 तक है। ठीक है, अब हम जानेंगे जो 14 से 18 तक आर्टिकल है। ठीक है, इन सभी आर्टिकल को एक एक समझेंगे किसमें क्या प्रावधान किया गया है। तो देखो, आर्टिकल 14 में जो है कानून के समक्ष समानता, यानी कि सभी नागरिक जो होंगे वो कानून की नजर में बराबर हैं, यानी बराबर होंगे। ठीक है, दूसरा, कोई वीआईपी या समान, सबको समान न्याय मिलेगा। ठीक है, यानी कोई भी व्यक्ति हो या फिर वो व्यक्ति एक सामान्य व्यक्ति हो या फिर कोई वीआईपी हो, ठीक है, उन सभी को एक समान न्याय मिलेगा। ठीक है, ये आर्टिकल 14 में बताया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं आर्टिकल 15 की। आर्टिकल 15 में बात की गई है भेदभाव का निषेध। ठीक है, तो आप कहेंगे भेदभाव का निषेध क्या, तो राज्य, धर्म, ठीक है, जाति, लिंग, नस्ल या जन्म के स्थान, ठीक है, इसके आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक, ये आर्टिकल हमें 15 बताता है। इन सभी चीजों पे राज्य, धर्म, जाति, लिंग, नस्ल व जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये हमें आर्टिकल 15 बताता है, इस चीज को याद रखना अच्छे से। ठीक है,
अब आर्टिकल 16 की बात करें तो आर्टिकल 16 में नौकरी में समान अवसर की बात की गई है, ठीक है। यानी नौकरी में समान अवसर कैसे, तो आप कहेंगे सरकारी नौकरियों में सभी नागरिकों को समान अवसर मिलेगा। यानी कि जैसे भारत देश में जितने भी नागरिक हैं, ठीक है, एक ही प्रक्रिया सभी के लिए है, ठीक है। आप फॉर्म निकलेगा, फॉर्म भरेंगे, ठीक है, सभी लोग पेपर देंगे, एग्जाम होगा आपका, उसमें आप क्वालिफाई करेंगे तो आपको नौकरी मिलेगी। यानी सभी को एक समान अवसर मिलेगा, ठीक है। इस चीज को अच्छे से याद रखना, ये हमें आर्टिकल 16 बताता है, ठीक है। अब बात करते हैं आर्टिकल 17 के बारे में। आर्टिकल 17 कहता है छुआछूत का उन्मूलन, ठीक है, छुआछूत का उन्मूलन, यानी कि अस्पृश्यता को कानून अपराध बनाया गया है, ठीक है, अस्पृश्यता को कानून अपराध बनाया गया है, ठीक है। ये आर्टिकल 17 हमें बताता है, ठीक है, जिसे इंग्लिश में अनटचेबिलिटी कहते हैं, इस चीज को याद रखना। आर्टिकल 18 हमें बताता है उपाधियों का अंत, ठीक है। उपाधियों का अंत मतलब जैसे लोग सर लगाते थे, उपाधि होती नहीं है, सर लगाते हैं, राजा, इस प्रकार की जो उपाधियां होती थी उनको क्या किया गया है, उनका अंत कर दिया गया है। आर्टिकल 18 में ये चीजें हमें बताई गई हैं, ठीक है। तो आप कहेंगे भारत में कोई भी नागरिक सर या लॉर्ड जैसी कृत्रिम उपाधियां नहीं रख सकता है, केवल शैक्षिक और सैन्य उपाधियां दी जाती हैं, ठीक है। यानी शैक्षिक और सैन्य उपाधियां दी जाती है। जैसे आप शिक्षा के क्षेत्र में बात करें, ठीक है, अगर आपने पीएचडी की है, ठीक है, पीएचडी की है तो आप अपने आगे डॉक्टर लगा सकते हैं, ठीक। यानी कि शैक्षिक और सैन्य उपाधियां हैं उन पर ये केवल दी गई हैं, ठीक है, वो लोग इस चीज को लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे पद होता है, कोई दरोगा होता है तो दरोगा का उसका पद होता नहीं है, उसी प्रकार जैसे इससे ऊपर एसएचओ होते हैं, ठीक है, एसपी होते हैं, एसएसपी होते हैं, ठीक है, तो इन सभी को एक पद मिला है, ठीक है। तो इसलिए शैक्षिक और सैन्य उपाधियां दी जा सकती हैं। जैसे सेना में हो गया, कर्नल हो गए, ठीक, इस प्रकार से लेफ्टिनेंट हो गए, इस प्रकार से सारी चीजें शैक्षिक और सैन्य उपाधियां दी जाती हैं, ठीक है। उदाहरण के तौर पे आप समझ सकते हैं, किसी मंदिर या स्कूल में जाति के आधार पर किसी को नहीं रोका जा सकता है, ठीक है। यानी कोई मंदिर है या फिर स्कूल है, उस स्कूल में कभी जाति के आधार पर किसी को रोका नहीं जा सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं होगा किसी एक जात के बच्चे को आप एडमिशन देंगे, दूसरे जात के बच्चे को एडमिशन नहीं देंगे, ठीक है। यानी वहां कोई रोकथाम नहीं होगा, ठीक है। डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, राष्ट्रपति सब कानून के समान है, ठीक है। इसका कहने का मतलब है डॉक्टर जो होते हैं, इंजीनियर, आईएएस और राष्ट्रपति, ये सब कानून के समक्ष क्या है, समान है, ठीक है। कानून के समक्ष ये सभी लोग इक्वल हैं, इस चीज को याद रखना अच्छे से, ठीक है। अब हमने एक अधिकार को अच्छे से कवर कर लिया, ठीक है। उसमें हमने 14 से 18 तक के सभी आर्टिकल को भी समझा। अब हम दूसरे अधिकार की बात करेंगे। दूसरा अधिकार क्या है, तो आप कहेंगे स्वतंत्रता का अधिकार होता है, यानी राइट टू फ्रीडम, जो हमें आर्टिकल 19 से 22 तक दिया गया है, ठीक है। अब आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 तक के मुख्य प्रावधान के बारे में अच्छे से समझेंगे। देखो, पहला आर्टिकल जो 19 है उसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं, ठीक है। वो 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं कौन कौन सी हैं, तो आप कहेंगे पहला, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति में शामिल है बोलने, लिखने, प्रेस से बात करने की आजादी होती है, किसमें, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में, ठीक है। दूसरा जो है शांतिपूर्ण सभा की स्वतंत्रता, यानी आप एक शांतिपूर्ण सभा लगा सकते हैं, ठीक है, लेकिन कैसे, शांतिपूर्ण, ठीक है। तीसरा जो है संघ बनाने की स्वतंत्रता। संघ मतलब एक अपना यूनियन या संस्था बनाना, ठीक है। जैसे आप कोई संस्था बनाना चाहते हैं तो आपको उसके लिए स्वतंत्रता है, ठीक है। ये किसमें बात की गई, तो आप कहेंगे स्वतंत्रता के अधिकार आर्टिकल 19 से 22 के आर्टिकल 19 में बात की गई है, ठीक है। यानी आर्टिकल 19 की 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। आर्टिकल 19 में क्या है, 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। तो हमने 3 तक पढ़ा। जो 4 नंबर है वो कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता है। ये कहाँ, भारत के अंदर, ठीक, इस चीज को याद रखना। कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता है, लेकिन कहाँ, भारत के अंदर, ठीक है। पांचवा जो है वो भारत में कहीं भी बसने की स्वतंत्रता है। छठा जो है किसी भी पेशे या व्यवसाय को अपनाने की स्वतंत्रता है, ठीक है। ये आर्टिकल 19 में हमें 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं के बारे में बताया गया है, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं आर्टिकल 20 के बारे में। आर्टिकल 20 क्या कहता है, देखो आर्टिकल 20 जो अपराध से सुरक्षा, आर्टिकल 20 क्या है, अपराध से सुरक्षा। तो इसको समझते हैं कि अपराध से सुरक्षा कैसे। देखो, किसी को उसी अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं दी जाएगी, ठीक है। कहने का मतलब अगर आपने एक बार अपराध किया है, ठीक है, अब उसकी सजा आपको मिल चुकी है, ठीक है, तो दोबारा उसकी आपको सजा नहीं मिलेगी, ठीक है। ये चीज क्लियर। दूसरा, जबरन पुलिस को स्वीकारोक्ति नहीं दी जा सकती है, ठीक है। अब बात करते हैं आर्टिकल 21 के बारे में।
तो आप कहेंगे आर्टिकल 21 में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है। तो देखो, बिना कानून के किसी की जान या आजादी नहीं छीनी जा सकती है। ठीक है, बिना कानून के किसी की जान या आजादी नहीं छीनी जा सकती है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा आपका 21 आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 के ए में बताया गया है शिक्षा का अधिकार। ठीक है, क्या बताया गया है? आर्टिकल 21 के ए में शिक्षा का अधिकार बताया गया है। तो अधिकार क्या है? 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया है। ठीक है, किस में दिया गया है? ये आर्टिकल 21 के ए में दिया गया है। ठीक है, आर्टिकल 22 की बात करें तो आर्टिकल 22 में गिरफ्तारी पर अधिकार है। गिरफ्तारी में अधिकार क्या मतलब? इसका मतलब गिरफ्तारी की स्थिति में व्यक्ति को कारण बताया जाए। ठीक है, व्यक्ति को कारण बताया जाए, यानी कि जैसे किसी व्यक्ति को पुलिस आई और उसको गिरफ्तार कर रही है, तो उस व्यक्ति को पुलिस कारण बताए कि हम आपको क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं। ठीक है, फिर दूसरा, 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाए। ठीक है, 24 घंटे के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के पास पेश करना होता है। ठीक, ये आर्टिकल हमें 22 बताता है। वकील से सलाह का अधिकार मिले, यानी वकील से हमें सलाह मिलने का अधिकार भी है। ठीक है, तो आर्टिकल 22 जो है इंपॉर्टेंट। ठीक है, इस चीज को याद रखना, आपके जीवन काल में ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। ठीक है, अब उदाहरण से समझते हैं। देखो, उदाहरण समझते हैं। पहला, आप सरकार की आलोचना कर सकते हैं लेकिन देश की सुरक्षा को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। समझ गए इस चीज को? कहने का मतलब है, जैसे कोई सरकार है, ठीक है, आप उस सरकार की आलोचना कर सकते हैं। ठीक, उसने गलत किया, सही किया, आप उसकी आलोचना कर सकते हैं, लेकिन जो देश की धरोहर है, ठीक है, जो देश की सुरक्षा है, उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। ठीक है, इस चीज को याद रखना। क्लियर है आपका ये सारी चीजें? चलिए, अब तीसरा अधिकार समझते हैं। तीसरा अधिकार क्या है? तो आप कहेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध, ये आर्टिकल 23 से 24 तक बात की गई है। ठीक है, तो इसके भाई आर्टिकल 23 और 24 को अच्छे से समझते हैं। तो आर्टिकल 23 में जो बताया गया है वो मानव तस्करी, जबरन श्रम पर रोक। ठीक है, मानव तस्करी यानी मानव तस्करी नहीं कर सकते हैं, और जबरन श्रम पर रोक है, किसी से भी जबरदस्ती श्रम नहीं करवा सकते हैं, मजदूरी नहीं करवा सकते, गुलामी नहीं करवा सकते, इन सब पर क्या है? रोक है। तो आप कहेंगे बंधुआ मजदूरी, गुलामी और मानव तस्करी पर रोक। ठीक है, इस चीज को अच्छे से याद रखना। आर्टिकल हमें 23 इस चीज के बारे में बताता है। आर्टिकल 24 की बात करें, बाल मजदूरी पर रोक। ठीक है, यहाँ इस चीज को समझना, ये क्या है? मानव तस्करी, जबरन श्रम पर रोक है। ठीक है, यहाँ पर बाल मजदूरी पर रोक है। ठीक है, बाल मजदूरी पर रोक का मतलब 14 वर्ष से जो कम बच्चे हैं उनको। ठीक है, जैसे कि आर्टिकल 24 बता रहा है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक कामों जैसे फैक्ट्री खान में नहीं लाया जा सकता है। ठीक है, ये चीज आपको पहले भी पता रही होगी, आर्टिकल 24 में ये चीजें बताई गई हैं। ठीक, ये 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक कामों में जैसे फैक्ट्री खान में नहीं लाया जा सकता। ठीक, ये चीज आपको पहले से पता रही होगी, अब आपको आर्टिकल भी पता हो गया। ये चीज आर्टिकल 24 में बताया गया है। उदाहरण से समझते हैं। अगर कोई ईंट भट्ठे पर बंधुआ मजदूरों से काम करवाता है तो वह अपराध है। ठीक है, किसी बंधुआ मजदूरों से, यानी कि जबरन श्रम पर काम, जबरन जो है काम करवाए तो क्या है? अपराध है। ठीक है, और 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से अगर काम करवाए तो वो भी क्या है? अपराध है। ठीक है, ये 3 प्रकार के हमने अधिकार जाने। अब ये अधिकार चौथा है। ठीक है, चौथा अधिकार है जिसमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का बात किया गया है। ठीक, यानी कि राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ये आर्टिकल 25 से आर्टिकल 28 तक बताया गया है। देखो, आर्टिकल 25 में क्या बताया गया है? आर्टिकल 25 में बताया गया धर्म मान्य, पालन और प्रचार की स्वतंत्रता दी गई है आर्टिकल 25 में, यानी आप धर्म मानने के योग्य हैं, पालन और प्रचार की स्वतंत्रता आपको दी गई है। ठीक है, आर्टिकल 26 में बताया गया है धार्मिक संस्थाएं चलाने का अधिकार है आपको। आप धार्मिक संस्था जो होती है उसको आप चला सकते हैं। ठीक है, आर्टिकल 27 में बताया गया है धर्म पर कर नहीं लगेगा। ठीक है, धर्म पर क्या है? कर नहीं लगेगा। ये हमें आर्टिकल कौन? 27 बताता है। जैसे मंदिर में जाने पर टैक्स नहीं लगेगा, इस प्रकार का कर धर्म पर नहीं लगेगा। ठीक है, आप कहीं भी मंदिर जाते हैं तो क्या आपका टैक्स लगता है? नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि हमें आर्टिकल 27 में ये प्रावधान किया गया है, इस वजह से नहीं लगता है। ठीक है, आर्टिकल 28 में बताया गया है सरकारी स्कूलों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ठीक है, यानी आर्टिकल 28 में क्या बताता है कि जो सरकारी स्कूल होते हैं वहां पर आप धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते हैं। ठीक है, धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते, इस चीज को याद रखना। उदाहरण,
कोई व्यक्ति हिंदू से ईसाई या मुस्लिम धर्म अपना सकता है। ठीक है, यानी आर्टिकल 25 में ये बताया गया, इस चीज को याद रखना। ठीक है, आर्टिकल 25 में ये चीज बताया गया है, कोई व्यक्ति हिंदू से ईसाई या मुस्लिम धर्म अपना सकता है, ये उसका अधिकार है। ठीक है, ये हमें कौन आर्टिकल 25 बताता है, इस चीज को याद रखना। ठीक है, अब हम पांचवें अधिकार की बात करेंगे। ठीक है, पांचवें अधिकार में क्या बताया गया है, तो आप कहेंगे संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार बताया गया है। ठीक है, यानी कि कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, आर्टिकल 29 से आर्टिकल 30, यानी 2 आर्टिकल में इसके बारे में बात की गई है। ठीक है, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, तो 2 आर्टिकल के बारे में इसे बताया गया, यानी 29 और 30। तो 29 में जो प्रावधान किया गया है आप समझेंगे, सांस्कृतिक पहचान की रक्षा का अधिकार है आर्टिकल 29 में। ठीक है, यानी कि हर नागरिक को अपनी भाषा और जैसे लिपि संस्कृति को बनाए रखने का क्या है, अधिकार दिया गया है, किसमें, आर्टिकल 29 में। ठीक है, तो आर्टिकल 29 भी आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, इस चीज को याद रखना। ठीक है, आर्टिकल 29 भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 29 में हर नागरिक को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार है। ठीक है, आर्टिकल 30 में बताया गया है अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने का अधिकार। ठीक है, यानी कि धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यक जो हैं वो अपने स्कूल कॉलेज खोल सकते हैं और चला सकते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा अच्छे से। ठीक है, उदाहरण से समझते हैं, सिख समुदाय अपने अलग कॉलेज चला सकते हैं जहां उनकी भाषा और संस्कृति सिखाई जाए। क्लियर, तो ये पांचवा अधिकार भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं छठे अधिकार की। छठे अधिकार में संवैधानिक उपचार का अधिकार दिया गया है। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट अधिकार है, इस चीज को याद रखना। ठीक है, ये नागरिकों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट अधिकार है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे भी गए हैं और चांस है कि एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से आएगा। ठीक है, तो ये आर्टिकल 32 में बताया गया है। क्या बताया गया है, आर्टिकल जो है 32 में इसके बारे में बात हुई है कि संवैधानिक उपचार का अधिकार क्या है। तो यह अधिकार सबसे महत्वपूर्ण किसने कहा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। इस चीज को क्लियर है, समझ गए। क्या है ये अधिकार, पहला पॉइंट आप समझेंगे, क्या है ये अधिकार। यदि कोई नागरिक का मौलिक अधिकार छिन जाए तो वह सीधा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट जाएगा तो वो आर्टिकल 32 के तहत जाएगा, हाई कोर्ट जाएगा तो आर्टिकल 226 के तहत जाएगा। ठीक है, इस चीज को क्लियर। न्यायालय व्यक्ति के अधिकार की रक्षा करता है। न्यायालय क्या है, व्यक्ति के अधिकार की रक्षा करता है, या आप ऐसे कह सकते हैं आर्टिकल 32 जो है ये अधिकारों की रक्षा करता है। ठीक है, ये क्या है, अधिकारों की रक्षा करता है। तो कैसे रक्षा करता है, तो आप कहेंगे 5 प्रकार के रिट्स का प्रयोग करता है। क्या, कौन प्रयोग करता है, तो आप कहेंगे कोर्ट करता है। ठीक है, 5 प्रकार के रिट्स का प्रयोग करता है। तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जाएगा कि रिट्स कितने प्रकार के होते हैं, तो आप कहेंगे 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, तो ये आज इस क्लास का लास्ट, यानी कि इस 9th क्लास की जो बुक है इसका जो है एनसीईआरटी, ये लास्ट क्लास थी। ठीक है, ये लास्ट क्लास थी, 9th क्लास की एनसीईआरटी कंप्लीट हो गई है। ठीक है, अब देखो रिट्स के बारे में हम क्लास जब 10th की एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो वहां इसका थोड़ा डिटेल्स में जानेंगे। ठीक है, अभी 9th क्लास के अकॉर्डिंग हमने सारी चीजों को अच्छे से कवर कर दिया। तो आज आपका 9th क्लास की एनसीईआरटी कंप्लीट हुई। अब हम बात करेंगे अगले क्लास में क्लास 10th की एनसीईआरटी। ठीक है, तो ये सभी चीजों को अच्छे से याद कर लेना, आप नोट्स बना लेना। अन्यथा ये जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम पे भी मिल जाता है, तो आप वहाँ टेलीग्राम ज्वाइन करके ये पीडीएफ आप वहाँ से सीधा डाउनलोड कर सकते हैं और अच्छे से याद कर सकते हैं। देखो ये नोट्स जो है, जैसे 9th क्लास की एनसीईआरटी है तो लगभग वो 49 से 50 पेज की है। ठीक है, मैंने उसको कवर कर दिया है 10 के आसपास पेजों में। तो आप अच्छे से इसको प्रिंट कराएंगे तो आप 10 पेजों में अच्छे से पढ़ सकते हैं। 10 पेज से भी कम है। ठीक है, यानी आपके 10 पेज से भी कम पेज निकलेंगे, लगभग 7 से 8 पेज निकलेंगे। तो आप 7 से 8 पेज निकलवा करके 9th क्लास की एनसीईआरटी को अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।